अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आप लोगों को मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। आज थोड़ा सा हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो आपका चैप्टर है वो बेटा 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। तो पहला सेक्शन जो है वो आपके पास है गैस सेक्शन, सेकंड सेक्शन आपके पास है लिक्विड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन आपके पास है सॉलिड सेक्शन। तो इनको हम स्टेप वाइज पढ़ेंगे। सबसे बड़ा जो हमारा सेक्शन है बेटा वो है गैस सेक्शन, उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा काम है और इसी तरह से इसके अंदर न्यूमेरिकल बेस्ड भी क्वेश्चंस हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी हम इस सेक्शन के सॉल्व करेंगे इसमें। और इसी तरह से लिक्विड और सॉलिड्स के अंदर मेजॉरिटी थ्योरी है, इसके अंदर जो आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं वो नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल अभी गैस सेक्शन को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि वो बड़ा टॉपिक है, तो इसको हम आसानी से यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी अपने पास रजिस्टर्स के अंदर अपनी नोटबुक के अंदर हेडिंग्स डाल लीजिए ताकि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को जब यहाँ पर लिखवाऊँगा तो वो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर सकें। ठीक है बेटा, पहला जो हमारा टॉपिक होगा गैस सेक्शन के अंदर वो आप लोगों ने 9th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर एक पढ़ा होगा। छोटी क्लासेस के अंदर जब स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप एक्चुअली मैटर को ज़्यादा कंसीडर करते हैं और मैटर के बारे में ज़्यादा स्टडी करते हैं, और वहाँ पर आप एक थ्योरी पढ़ते थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, अब काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर वहाँ पढ़ी थी। अब स्टेट्स ऑफ मैटर की क्या है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी नाम क्यों दिया गया है, एक सवाल एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है कि जो हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़ते हैं उसमें से उसका नाम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी किस वजह से दिया गया है। बेटा मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर नहीं बताई तो दोबारा बता देता हूँ बेटा, कि कोई भी मैटर होगा तो वो कंसिस्ट करता है छोटे छोटे पार्टिकल से, उनको हम मॉलिक्यूल्स या एटम्स कहते हैं, डिपेंड करता है वो क्या चीज़ है। बेटा ये मॉलिक्यूल्स या जो एटम्स होते हैं ना, ये ऑलवेज इन मोशन होते हैं, हमेशा क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। चाहे वो सॉलिड्स के मॉलिक्यूल हों, चाहे वो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हों, चाहे वो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हों या वो एटम्स हों, डिपेंड करता है बेटा कि सॉलिड, लिक्विड या गैस किस चीज़ से कंसिस्ट कर रहा है, कि वो सॉलिड से कंसिस्ट कर रहा है, लिक्विड से सॉलिड्स जो हैं वो एटम से कंसिस्ट कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स से कर रहे हैं। ऐसे ही जो है आपके पास लिक्विड्स भी कि वो मॉलिक्यूल्स से कर रहा है या एटम से कर रहा है, और गैसेस में भी बेटा मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इसी तरह से एटम्स भी होती हैं गैसेस। ठीक है, तो वो हमेशा किस में रहती हैं, मोशन में मूव कर रही होती हैं। अब आप बोलेंगे भाई सॉलिड के मॉलिक्यूल्स तो हमें नज़र नहीं आते कि इतनी तेज़ी से मूव करें, चला लिक्विड के मॉलिक्यूल फिर भी मूव करते हुए हम देख सकते हैं। तो बेटा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मोशन होता है वो वाइब्रेशनल मोशन होता है। थोड़ा मोशन के बारे में मैं आपको बता दूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सॉलिड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशनल मोशन। वाइब्रेशन आपको पता है क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट के दरमियान अगर ये मॉलिक्यूल है तो जितना वो इस साइड जाएगा उतना ही इस साइड पर जाएगा और मूव करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं इस तरह से, तो इनकी जो वाइब्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा हमें पता नहीं चलती क्योंकि इनके दरमियान में स्पेसेस बहुत कम है। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में स्पेसेस बढ़ जाते हैं तो हमें मोशन नज़र भी आता है, पता भी चलता है। हम उसको गिराते हैं ज़मीन पर या उसको फ्लो करवाते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप सॉलिड को गिराओगे तो सॉलिड अपनी जगह पर रह जाएगा क्योंकि उनके दरमियान जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस हैं वो बहुत कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है एक। फ़िलहाल आगे जाकर मैं और भी मोशंस के बारे में आपको डिस्कस करता जाऊँगा। तो बेटा इस मोशन की वजह से पहले यहाँ मैं बता रहा था आपको
आपको पता है कि किसी भी चीज़ को अगर मोशन में लाना होता है तो आपने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा कि उसको किसकी ज़रूरत पड़ती है बेटा, काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, जब किसी भी बॉडी को अगर आपने मोशन में लाना है तो, या कोई भी बॉडी अगर मोशन में है तो उसको उस मोशन में लाने के लिए या मोशन के लिए जो एनर्जी यूज़ होती है वो क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी हर मॉलिक्यूल के अंदर, चाहे वो सॉलिड्स हों, चाहे वो लिक्विड्स हों, चाहे वो गैसेज हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी मॉलिक्यूल हो उसके अंदर लाजमी क्या होगा, वो मूव कर रहे होंगे और उनके अंदर क्या मौजूद होगी, काइनेटिक एनर्जी। दैट्स वाई जो इनकी थ्योरी है उसका नाम बेटा रखा गया है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। आपने 9th क्लास में, छोटी क्लास में जो था वो पढ़ा था काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, लेकिन अब जो है हम हर सेक्शन की थ्योरीज को अलग अलग पढ़ेंगे। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी बेटा इसकी शॉर्ट फॉर्म KMT भी होती है, तो ये भी याद रखिएगा पेपर में अगर इस नाम से सवाल आए कि KMT ऑफ गैसेस, बेटा एक ही बात है, KMT का मतलब आपके पास क्या होता है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। और अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ गैसेस, मैं आपको कोशिश करूंगा कि इसके पॉइंट्स लिखवा भी दूं, आप अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को पढ़ने में, याद करने में आसानी हो। ठीक है, तो बेटा आप लोग भी अपने पास हेडिंग डाल लीजिए काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की। तो हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आपके पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट जब आप देखें इसका, तो बेटा पहला पॉइंट इस थ्योरी में आपके पास क्या है, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगा, बाकी मैं आपको लिखवा भी दूँगा। सबसे पहली जो बात है वो ये है कि गैसेस जो हैं, मैं आप लोगों को ये भी फ़िलहाल शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, गैसेस जो हैं वो कंपोज कर रही हैं बहुत ही छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स से। उन पार्टिकल्स का बेटा नाम रखा गया है, जनरली वो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और मैंने आपको क्या बताया कि वो सिंगल एटम्स भी हो सकते हैं। मॉलिक्यूल्स किस केस में होगा बेटा, एयर हमारे पास जो है, एयर आपके पास किस फॉर्म में होती है, इसके अंदर हाइड्रोजन होती है, सॉरी ऑक्सीजन होती है, सबसे ज़्यादा मिकदार में नाइट्रोजन होती है। ठीक है, N2 की फॉर्म में होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस हैं और वो सारी गैसेस किस फॉर्म में है, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें, आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा 9th क्लास में, ज़्यादा याद तो खैर आपको नहीं होगा, उसमें आपने एक चीज़ पढ़ी होगी ग्रुप 8A। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 8A है, जिनको हम नोबल गैसेस कहते हैं, उनमें कुछ गैसेस शामिल हैं जैसे कि हीलियम, नियॉन, आर्गॉन वगैरह। ठीक है, अब ये सारी जो गैसेस हैं इनको नोबल फैमिली इसलिए कहते हैं क्योंकि ये स्टेबल हैं, स्टेबल गैसेस हैं, दूसरे से रिएक्ट नहीं करती हैं। तो उससे क्या होता है भाई कि ये सिंगल फॉर्म में हमें मिल जाती हैं, यानी एटॉमिक फॉर्म में, एटम्स की फॉर्म में मिल जाएंगी हमें। तो ये जो गैसेस सारी हैं, ये सारी किस फॉर्म में मिलती हैं हमें, इन द फॉर्म ऑफ एटम्स। तो पहला पॉइंट जो आपके पास है वो यही है कि भाई जो भी गैसेस हैं, ऑल द गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अपने पास आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, मैं आपको लिखवा देता हूँ, एक दफ़ा बताऊँगा, बाकी आप लोग दोबारा सुन सकते हैं इसको। पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, ऑल द गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स। ये अपने पास आप लोग नोट डाउन करेंगे। ठीक है बेटा, नोट डाउन करना है आपने, मुझे ये दिखाना है इन कमेंट बॉक्स। आप लोग क्या करेंगे, इसकी पिक्चर मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने सॉल्व करके दिखाना है मुझे। पहला पॉइंट क्या आ गया, ऑल द गैसेस आर कंपोज्ड ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, बहुत आसान सा पॉइंट है, सिंपल सा है, इसको समझने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट आपके पास है कि जो
मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा शो कर देता हूँ। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हम उनको इस तरह से शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स का, ये गैसेस हैं, मैं ऐसे ही यहां पर एक सॉलिड भी बना देता हूं, फिर हम इसी को जो है कंसीडर करके जो है बताते रहेंगे, आपको बताते जाऊंगा मैं। वैसे तो ये मैंने बहुत दूर दूर बनाए हैं, लेकिन इनको क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा करीब करीब होते हैं। ये सॉलिड्स होगा और एक लिक्विड्स के भी बना देता हूँ थोड़ा सा। ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब अगर आप देखो तो बेटा सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका साइज़ बड़ा है किसके मुकाबले में, इनके स्पेसेस के दरमियान। वैसे तो बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होता है, इनके दरमियान स्पेसेस बहुत ही कम होता है। तो मॉलिक्यूल्स का साइज़, ये आपके पास क्या है, सॉलिड्स हैं, ये आपके पास क्या हैं, लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड, और ये किसके मॉलिक्यूल्स हैं, गैस के। तो आप इन दोनों केसेस में दे सकते हो। वैसे तो मैंने यहाँ पर बहुत गैप बना दिया, इतना गैप होता नहीं है, कि मॉलिक्यूल्स का साइज़ बड़ा होता है किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू द स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको कंपेयर करो गैसेस से, यहां पर देखो तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत छोटे हैं, लेकिन इनके दरमियान स्पेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट जो है आप ये कह सकते हो कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आर वेरी स्मॉल as compared to the spaces between them। तो बेटा सेकंड पॉइंट क्या होगा, सेकंड पॉइंट हम ये लिखेंगे कि the size of gas molecules are very small as compared to the spaces between them। ठीक है, the size of gas molecule is very small as compared to the distance या spaces between them। उनके दरमियान जो spaces हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं उनके साइज के मुकाबले में। ठीक है, अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट के ऊपर। मैं ये दो पॉइंट्स को यहाँ पर रब कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मैं और पॉइंट्स बता सकूँ। बेटा तीसरा जो पॉइंट है आपके पास थ्योरी का, वो है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस आर, अब मैं लिख ही देता हूं, आप लोग यहीं से कॉपी कर लो, वाइडली सेपरेटेड with one another but have negligible वॉल्यूम। अब ये क्या मतलब है इसका? बेटा गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपके पास क्या कह रहे हैं कि गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं। ठीक है, तो जब बहुत दूर हैं तो एक दूसरे से ज़्यादा दूर आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि बट हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम। कह रहे हैं इनका वॉल्यूम क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। नेग्लिजिबल का मतलब क्या होता है बेटा? ना होने के बराबर। क्यों? मान लो ये मेरे पास कुछ मॉलिक्यूल्स है ना, इनको अगर मैं कंप्रेस करता हूँ तो बेटा ये जितना चाहो आप कंप्रेस, मैक्सिमम कंप्रेस हो सकते हैं इन दोनों के मुकाबले में। क्यों कंप्रेस आसानी से हो सकते हैं? क्योंकि इनके दरमियान में क्या है? बहुत ज़्यादा स्पेसेस है। ठीक है, अगर स्पेसेस होंगे तो आप क्या कर सकोगे? दो चीज़ों को कंप्रेस कर सकोगे। अगर मैंने 4 जो है मार्कर्स एक साथ पकड़े हुए, इनको मैं दबाऊंगा तो ये कंप्रेस नहीं होंगे।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि इनके दरमियान स्पेसेस नहीं है। लेकिन अगर मैं इनको इस तरह से रखूँ कि ये स्पेसेस हैं इनके दरमियान में इस तरह से, तो मैं इनको कंप्रेस आसानी से कर सकता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ को कंप्रेस आप कब आसानी से कर सकते हो? जब उनके दरमियान में स्पेसेस हों। और गैसेस के मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, तो आप इसको इतना कंप्रेस कर सकते हो कि इनका वॉल्यूम क्या कर सकते हो? निगलेक्ट, यानी इनका जो एक्चुअल वॉल्यूम होता है वो क्या होगा बेटा? निगलेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात जो है थर्ड पॉइंट सिंपल है, यहीं से आप लोग कॉपी कर लो कि द मॉलिक्यूल्स का जो होते हैं वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं और इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होने की वजह से आप इसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं। बेटा यही हमारे पास अगला जो पॉइंट है वो आपके पास क्या है कि द गैसेस आर easy to compress due to large spaces between them। आप अगर ऊपर वाला पॉइंट समझ गए हैं तो ये पॉइंट भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा कि गैसेस को आप आसानी से क्या कर सकते हो? कंप्रेस। क्यों भाई? क्योंकि उनके दरमियान में ज़्यादा स्पेसेस होते हैं, उनके दरमियान जो आप कह सकते हो इस जगह है वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट भी आप लोग साथ साथ कॉपी कर लो। फिफ्थ पॉइंट जो है ये मैं यहां मिटा रहा हूं, इसको बेटा मैं थोड़ा शॉर्ट करके, क्योंकि लंबा पॉइंट है मैं बोर्ड पे लिख नहीं रहा, आप लोगों को मैं लिखवा दूंगा। बेटा जो मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस होते हैं ना, अच्छा जहां पर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूंगा समझ जाना गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो बेटा वो आपके पास स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। मूव कैसे कर रहे होते हैं? स्ट्रेट लाइन में। उस वक्त तक स्ट्रेट लाइन में कि यहाँ से यहाँ स्ट्रेट, भाई ये मॉलिक्यूल है एक, ये उस वक्त तक स्ट्रेट जाता रहेगा जब तक वो इससे टकरा ना जाए। ठीक है, तो वो अपना पाथ चेंज कब करेगा? जब वो क्या करेगा? कोलिजन। ठीक है, और बेटा वो पाथ जो कि अपने कोलिजन के दरमियान में वो ट्रैवल करता है, अभी मैं इसको भी बात लिखवा देता हूँ। पहले आप लोग फिफ्थ पॉइंट अपने पास लिखेंगे। ठीक है, जल्दी से अपने पास नोट डाउन कीजिए ये। तो गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, द गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन traveling in straight path between collisions। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद बेटा इसके आगे मैं यहां पर एक और बात लिखवा रहा हूं, वो भी लिख लीजिएगा। फुल स्टॉप के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ गैस मॉलिक्यूल्स between its collision, the average distance covered by a molecules between its collision is called mean free path, is called mean free path। बेटा मीन फ्री पाथ स्पेलिंग यहां लिख देता हूं, मीन फ्री पाथ, इसको समझाते हैं भाई। यहां पर अब ये एक मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है। बेटा मान लो इसकी डायमेंशन जो है, इसकी डायरेक्शन वो यहां पर है। ये मॉलिक्यूल है, ये मूव कर रहा है इधर। अब ये उस वक्त तक स्ट्रेट चलता रहेगा जब तक इससे टकरा ना जाए, यही पॉइंट अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल है, इसकी डायमेंशन ये है, ये उस वक्त तक स्ट्रेट चलता रहेगा जब तक ये वॉल से ना टकरा जाए।
यानी मॉलिक्यूल्स अपनी डायमेंशन यानी अपनी डायरेक्शन को कब चेंज करेंगे, जब वो आपस में टकरा जाएं या विद द वॉल ऑफ द कंटेनर वो टकरा जाएं। ठीक है, ये दो केसेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये मूव कर रहा है, जब तक इससे नहीं टकराएगा तब तक ये डायमेंशन चेंज नहीं करेगा। ये यहाँ मूव कर रहा है, जब तक नहीं चेंज करेगा अपनी डायमेंशन, जब तक ये इस वाले मॉलिक्यूल से ना टकरा जाए। तो बेटा ये यहाँ से यहाँ तक कोलिजन से पहले कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, हर मॉलिक्यूल क्या करता है, दूसरे से टकराने से पहले अपना कुछ डिस्टेंस कवर करता है, कोलिजन से पहले अपना डिस्टेंस कवर करता है। बेटा उस डिस्टेंस का नाम हमने क्या रखा है, मीन फ्री पाथ। डेफिनेशन ये जो आपकी थी ना, जो मैंने पॉइंट फुल स्टॉप के बाद लिखवाई थी, द एवरेज डिस्टेंस, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा अलग से, क्योंकि ये हेडिंग के साथ आपसे अलग से पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मीन फ्री पाथ। तो आप क्या लिखेंगे, द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मॉलिक्यूल बिटवीन इट्स कोलिजन, उसके कोलिजन के दरमियान में जो डिस्टेंस कवर करती है वो कोई भी मॉलिक्यूल ऑफ गैस, वो आपके पास क्या कहलाता है, मीन फ्री पाथ कहलाता है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है कौन सा, पांचवा पॉइंट, जिसके अंदर ये आ गया, और इसकी मैंने डेफिनेशन भी आपको बता दी है कि ये अलग से भी आपसे पूछी जा सकती है। और बेटा अभी जो मैंने आपको बात बताई वो नंबर 6 पॉइंट आप लिख सकते हो कि molecules of gases are collide with one another and with the walls of the container, यानी वो आपस में भी टकरा सकते हैं और वो वॉल ऑफ द कंटेनर से भी टकरा सकते हैं। ठीक है, ये बात जो है हमने अभी यहाँ पर देखी थी, तो ये वही वाली बात यहाँ बता रहा हूँ मैं, तो उसी को हमने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, अच्छा अब बात ये आई कि भाई गैसेस के मॉलिक्यूल्स एनी टाइम मोशन में रहते हैं, तो मोशन में रहते हैं तो वो टकराते भी एक दूसरे से। और बेटा एक थ्योरी है, क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरी आपके पास क्या है कि जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी से टकराती है तो एनर्जी लॉस करती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक बॉल लेकर दीवार पर मारते हैं तो जाती तेज़ है, टकराने के बाद स्लो आएगी। क्योंकि जब वो बॉल जाएगी तो एनर्जी अप्लाई की, जब वो टकराएगी तो अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र कर देगी, दीवार को ट्रांसफ़र कर देगी, फिर वापसी क्या आती है, स्लो आएगी। तो हमेशा जब कोई बॉडी दूसरी बॉडी से टकराएगी तो क्या होगा कि वो अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगी। तो मॉलिक्यूल्स भी तो आपस में टकरा रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इससे टकरा रहा है, ये मॉलिक्यूल वॉल से टकरा रहा है, तो ये भी एनर्जी लॉस कर रहे होंगे। तो बेटा इनकी एनर्जी अगर लॉस होती है तो ये जिस एनर्जी की वजह से घूम रहे हैं, इधर उधर मूव कर रहे हैं, वो एनर्जी एक टाइम आएगी ख़त्म हो जाएगी। ऐसा थोड़ी कि ज़िंदगी भर वो एनर्जी रहे, क्योंकि ये एनर्जी कहीं से गेन तो कर नहीं रहे। तो बात ये आई कि भाई ये घूमते क्यों रहते हैं, इनकी एनर्जी में चेंज क्यों नहीं आता। ठीक है, तो उस बात को एक्सप्लेन किया, आई थिंक 7th पॉइंट है कि the collision between the gas molecules is perfectly elastic। बेटा इलास्टिक कोलिजन कौन सा होता है, जिसमें नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन होता है जिसमें ना ही गेन होता है एनर्जी का, ना ही लॉस होता है। तो बेटा ये आपके पास 7th पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, 7th पॉइंट आपके पास क्या है, नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी।